हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम जो लास्ट क्लास में कर रहे थे उसमें क्या रिमेनिंग रह गया था। पहले उसको कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर एक्सरसाइज 6C पे जाएंगे। पहली चीज तो हमने लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे जिसपे बेस्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी थे 6B में। क्वेश्चन नंबर्स मैं आपको एक बार बता देता हूं। फिफ्टीन 16 कहाँ थे? बीच में थे बेटा क्वेश्चंस। तो ये कौन सी एक्सरसाइज है? हाँ, 15 और 16। क्वेश्चन 15 और 16 मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। इज इट डन बाय एवरीवन? ठीक है, ये अगर हो गए हैं तो उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे 6C पे। उससे पहले कुछ एक दो एग्जाम्पल है वो भी हम देखेंगे। ओके, सागर एंड शलोनी आर ऑनलाइन। गुड आफ्टरनून सागर। सागर इज सेइंग गुड आफ्टरनून। कुछ कुछ इंस्पायर होते हैं ना बच्चे, तो होने तो अच्छी बात है। इलस्ट्रेशंस, ये कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। यस, गुड आफ्टरनून शलूनी। कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। उसका नाम शलूनी लिखा हुआ है वहां पे। नहीं, उसने स्पेलिंग में लिख रखा है SHALONI। दैट्स व्हाई आई सेड शलूनी, और मे बी हो सकता है यही नाम हो। हाँ, तो उसमें शलोनी लिखा है बेटा, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन। यही है। हम कंफर्म कर लेंगे जब क्लास में आएगी। अभी ये हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हमें इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। सलोनी शलोनी वॉट एवर जो भी हम बोलना चाहें। इलस्ट्रेशंस, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको सीरीज डायरेक्टली नहीं दी होगी, आपको सीरीज बनानी पड़ेगी। सर इट्स सलोनी। ओके, देन व्हाई आर यू, इसमें नाम गलत लिखा हुआ है बेटा। दिस इज नॉट माय मिस्टेक। नाम पे बड़े बच्चे ऐसे हो जाते हैं, हमारा नाम गलत मत बोलो। मैंने तो खुद ही रखा है, मैंने तो खुद ही रखा है मेरा। हाँ, तो सबके ही मम्मी पापा रखते हैं। आपने बोला इसलिए मैंने बोला कि मैंने तो जैसे खुद ही रखा है। अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट ₹3,000 पर मंथ। ये हमने डिस्कस तो कर लिया था, बस सॉल्व नहीं किया था क्वेश्चन को। एक पर्सन को 3,000 रुपए महीने एक कंपनी में नौकरी लगी, और ये हम बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, आज की डेट में ऐसा नहीं होगा। और सीए बन के तो कभी भी नहीं होगा। सीए बन के अगर 3,000 रुपए महीना कंपनी में मिल रहा हो तो फिर हम करें क्यों? ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ ₹100 पर ईयर। 100 रुपए उसके हर साल बढ़ते रहेंगे। 100 रुपए हर साल उसके बढ़ते रहेंगे। फाइंड द टोटल अमाउंट विच ही रिसीव्स इन 25 ईयर्स एंड द मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर। अब ये बताना है कि 25 साल में उसने टोटल कितनी कमाई करी है, और साथ ही साथ ये बताना है कि लास्ट में जब वो रिटायर होगा, मतलब जो वो एंड ईयर होगा, उसमें उसकी सैलरी क्या रहेगी। एपी बन रही है बेटा? बन रही है कि नहीं बन रही? हर साल 100 रुपए बढ़ेंगे, हर साल 100 रुपए बढ़ेंगे। शुरू किससे करेंगे? 3,000 से। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 3,100। उसके बाद 3,200, और ये कब तक चलेगा? 25 तक। तो हमें सबसे पहले तो निकालना है टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा। यही है। अगर हम पहले एन निकाल ले तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हम फिर डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? ये लगा देंगे। इसलिए हम पहले क्या निकाल लेते? एन निकाल लेते, क्योंकि वैसे भी हमें क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी है। लास्ट ईयर में क्या सैलरी रहेगी वो भी आपको बतानी है। तो ए एन मतलब A25, तो क्या होगा? A+24 इंटू डी, यही होगा। ए की वैल्यू कितनी है? 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 100। डी इंक्रीज हो रहा है ना, 100 ये हर साल बढ़ेंगे, तो डी 100 है। ये आ गई वैल्यू। अब इसमें पुट कर देते हैं, एस एन की वैल्यू आ जाएगी।
तो ये उसका टोटल 25 सालों की कमाई रहेगी। 25 सालों में ये बंदा कितना कमा रहा है? 1,05,000 रुपए। 25 साल नौकरी करने के बाद इस बंदे ने 1,05,000 रुपए विद प्रमोशन, प्रमोशन भी हो रहा है ना, हर साल 100 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो ये 1,05,000 रुपए इसके कमाई है। अब देखो ये आपको आंसर यहां पे मैच कर लो। ये क्यों? ओ सॉरी, एक सेकेंड रुको। वो तो ठीक है, लास्ट में क्या गड़बड़ की है? अच्छा हमने तो ये तो ठीक था। एंड द मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर का तो ठीक निकल गया, लेकिन ये पर मंथ सैलरी है बेटा, इसको ईयर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटू 12 कर लो, वो इंटू 12 कर लो, बस वो खाली 12 से मल्टीप्लाई करना रह गया, क्योंकि ये मंथली था ना, तो इसको हर साल के लिए 12 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये 12,60,000 हो जाएगा। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लेना, क्योंकि मंथली नहीं थी, मंथली वाला नहीं किया हमने, तो ये करेंगे तो चलो अब तो फिर भी ठीक है। 12,60,000 तो ठीक है, इसने इतना कमाया है 25 साल में, बट फिर भी ठीक है। आज के अकॉर्डिंग जहां पूरे साल का पैकेज आप एक्सपेक्ट करते हो, अगर आप एक सीए बनोगे, बनोगे ना बेटा? अगर बनोगे, बनोगे अगर आप एक चार्टेड अकाउंटेंट, तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि हमारा ईयरली पैकेज स्टार्टिंग कितना होना चाहिए? 12 से 15 लाख तो एज्यूम कर ही रहे होंगे ना कि इतना तो हमें पैकेज स्टार्टिंग मिलना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग तो ये बहुत कम है। 25 साल में तो पता नहीं आप कहां पहुंचोगे। A person borrows rupees 8,000 at 2.76% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एक इंसान को 8,000 रुपए बोरो करने हैं और सिंपल इंटरेस्ट उस पर कितना लगेगा? 2.76% पर एनम। द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट। और जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो भी होगा उसको 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी, उसमें पे करना है। इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल द प्रिसीडिंग वन, पर इंस्टॉलमेंट एक जैसी नहीं है, इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वेरी करता है, हर मंथ इंस्टॉलमेंट डबल हो जाएगी। तो पहले मंथ में जितनी है उससे डबल, दूसरे मंथ उससे 3 गुना हो जाएगी, फिर थ्री टाइम्स नहीं, सेकंड का सेकंड 2 टाइम्स, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट रहेगी फोर्थ वाली उससे डबल। तो ये क्या बन रही है? एपी के जीपी, जीपी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव्स में चल रहा है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और ये कह रहा है फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट बताओ। पहले तो ये निकालो सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इसके बिना हम अमाउंट निकाल ही नहीं सकते। अमाउंट हमें पता होगा तभी तो इंस्टॉलमेंट का पता करेंगे कि इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी रहेगी। तो जो भी आपको वैल्यूज दिए उससे सिंपल इंटरेस्ट निकालो और मेरे को अमाउंट बताओ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पीआरटी अपॉन 100, टाइम यहां पे मंथ्स में दिया है तो डिवाइड बाय 12 कर लो, 184। ये अमाउंट मुझे पे करना है। नहीं, 8,000 इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट हो गया ना। 8,000 प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट ऐड 8184, ये मेरे को पे करना है। अब मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी देनी बेटा? 10, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। अब मुझे ए की वैल्यू तो नहीं पता, ए की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन आर मुझे डेफिनेटली पता है। आर मुझे डेफिनेटली पता है, कितना है आर? 2। आर की वैल्यू यहां पे क्या है? 2, क्योंकि पहला जो इंस्टॉलमेंट है उससे सेकंड वाला डबल है, फिर थर्ड वाला उसका डबल है। तो ये कैसे चलेगा? ए आरनी 2A, फिर 4A, फिर इस तरह से आगे चलता जाएगा। अब मुझे ये जो चीज मिली है ये क्या है? सम, सारी टर्म्स का सम है। ये सारी टर्म्स का क्या है? मेरा सम है। और मुझे पूछा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बतानी है और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है वो बतानी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और
लास्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। और कितनी इंस्टॉलमेंट है? 10। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ये समझ में आ गया? Sn मुझे दिया है, Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 10, क्योंकि 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। Sn की वैल्यू हमारी है 8184, 4 है ना। a की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो a तो हमारा a रह गया, ये क्या होगा? 2 की पावर, और यहां 10 माइनस 1, ये 9 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 10 माइनस 1 कितना आएगा? इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है? 72। अब 10th इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे बेटा? 10th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू डायरेक्टली ले लो, a r की पावर 9। तो a की वैल्यू तुम्हारे पास है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। तो 72 रुपीज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी और लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 36864 की। एक बार मैच कर लेते हैं हमारा आंसर। हम्म, अच्छा अच्छा, सॉरी, अच्छा 9 - 1 नहीं बेटा, यहाँ पे 2 - 1 होगा ना। 2 - 1, तो हाँ सीधा डिवाइड ही होगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 8 खाली। ए की वैल्यू आई 8, अब निकालो वो ए आर की पावर 9। हाँ अब ठीक है, 4096। वो वैल्यू गलत पुट करने की वजह से वो 10 रख दिया था, इस वजह से आंसर गलत आ गया। अब देखो 8 और 4096 बिल्कुल सही आंसर आया है। तो वैल्यूज भी थोड़ी ध्यान से ही पुट करनी है हमें, वहां पे मैं मेरी गलती की वजह से हुआ है। आई अग्री अपॉन दैट कि वो मैंने 10 रख दिया था। हाँ, बच्चे तो क्यों ही लगाएंगे जो टीचर पढ़ा रहे तो। डन। तो ये एग्जांपल्स हमने कर लिए, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, जिसमें मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर एपी में। जैसे ही 3 नंबर बोले तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? ए माइनस आ डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 नंबर मानने हमेशा। उनका सम कितना है? 21। इफ 1, 5 एंड 15 आर एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली, अगर उनमें 1, 5 और 15 ऐड कर दे तो ये क्या बन जाते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। अब मैं पहली चीज तो ये देखूं कि इनमें से कौन से नंबर वो पहले हो सकते हैं। इसको ऑप्शन से भी करेंगे, वैसे भी करेंगे, थोड़ा वैसे करके ऑप्शन से करना। पहली चीज, हमें ए की वैल्यू अगर पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। ए की वैल्यू हमें पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। पहले हमने क्या लेना है? ए माइनस आर, ए और ए प्लस आर ऐड करके कितना आना चाहिए? 21। तो वो वाला काम पहले कर लेते हैं। ए माइनस आर प्लस ए प्लस आर इज इक्वल टू, आर से आर गया तो 3a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू 7। अब मेरे को ऑप्शन से देखने में आसानी रहेगी। मिडिल टर्म मेरी क्या है? 7, उसके अकॉर्डिंग देख लो। मिडिल टर्म है आपकी 7 और वो कौन से ऑप्शन में है? ए में। अब जो कह रहा है उसको चेक कर लो कि अब ठीक कह रहा है क्या। वो क्या करना है? 1, 5 और 15 ऐड करना है। 1 ऐड करेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा? 6।
ये क्या बन जाएगा 12 और ये क्या बन जाएगा 24। हो गई ना जीपी, बन गई ना जीपी 6, 12 और 24। तो अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्योंकि कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 2, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 2, तो अब ये जीपी में हो गया, तो इस वजह से मेरा आंसर क्या रहेगा ए रहेगा। तो पहले आपको थोड़ा सा वैसे चेक करना है सॉल्व करके कि मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म जैसे ही आ जाएगी आप फिर उसके बाद में सॉल्व आगे का कर सकते हो। द सम ऑफ 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब, ये सम कितना होगा। अब देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये एपी है या जीपी। अब मुझे कौन बताएगा ये कौन सी है, एपी है कि जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 1/3 इज द कॉमन रेशियो, 1/3 कॉमन रेशियो है। अब मेरे को फॉर्मूला कौन सा लगाना है सम का वो बताओ। y ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 क्यों, n की वैल्यू कहां है तुम्हारे पास, इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, आपके पास n की वैल्यू नहीं है ना, और नीचे आंसर n में नहीं दिया हुआ, नीचे आंसर n में नहीं दिया हुआ, तो अजम्पशन क्या है कि ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। नीचे n में दिया होता तो हम मानते कि फाइनाइट का ही लेना है, तो n वाला फॉर्मूला लगाते। एस इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी n नहीं आ रहा तीनों में। n तो हमारे पास वैल्यू कहां है, मुझे बताओ n की क्या वैल्यू लोगे आप, कहां तक करना है सम, देर इज नो वैल्यू ऑफ n। तो आंसर, हाँ तो n को n रखेंगे तो n कैसे नहीं आ रहा फिर आंसर में, कैसे कटेगा, नहीं जाएगा, वो n रहेगा। आपको मैं बताता हूं, देखो हम लगाएंगे फॉर्मूला s इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट फॉर्मूला लगाएंगे, एस इनफाइनाइट लगाएंगे तो क्या आएगा a/1 - r। a की वैल्यू कितनी है यहां पे 1। सुनो तो सही मेरी बात, इनफाइनाइट मैंने अजम्पशन लिया है किस बेसिस पे, क्योंकि यहां पे सारी टर्म्स क्या है नंबर्स में है, एन किसी में भी नहीं आ रहा, इसकी बेसिस पे अज्यूम करा है कि ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम बोल रहा है, इसके बेसिस पे हम आंसर कर रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूं ना, उसका भी रीजन बताऊंगा। थ्री बाई टू, और 3/2 आपका ऑप्शन में आपको मिल रहा है। आप देखो इस चीज पे गौर करना बेटा बहुत ध्यान से, अगर मैंने अज्यूम करके कर लिया तो मेरी तरफ से मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, अज्यूम करके मैंने बिल्कुल सही किया, 3/2 मेरा आंसर है। पर आपको यहां पे देखो नीचे लिखा है इनफाइनाइट सीरीज, मतलब ये जब भी इनफाइनाइट बोलेगा तो आंसर इनफाइनाइट के अकॉर्डिंग निकालना है, वरना आपको इनफाइनाइट का फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ माइंड लगाना था कि किसी में भी n नहीं है तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज होगा। लेकिन आप अगर करके आ जाते हो एग्जाम में तो इनफाइनाइट वाला भी सही है, इनफाइनाइट वाला भी सही है, क्योंकि आपको किसी ने बोला नहीं ना एन टर्म्स का सम करो। लेकिन जब ये क्वेश्चन में नीचे यहां पे मेरे को पता कैसे चला कि इसमें नन ऑफ दीज होगा, लगाया तो वही था ना 3/2 आंसर आ रहा है, लेकिन जब ये इनफाइनाइट का सम कराता है तो ये साफ साफ लिखता है इनफाइनाइट। ये एक्सरसाइज में तो हमें लिख के दे रहा है ना, एग्जाम में, एग्जाम एग्जाम में हमें सारे क्वेश्चन ये तो नहीं मिलेंगे, तो अब आपको जज करना पड़ेगा प्रॉपरली, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज नहीं होता ना तो हम इनफाइनाइट मान के ही करते उसको, इनफाइनाइट वाला ही मान के करते। तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि अगर आपको इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाना है तो लाइन इनफाइनाइट वाली मिलनी चाहिए उसमें। तो यहां पे ओल्दो मेरा आंसर 3/2 आया, किससे, इनफाइनाइट वाले से, पर मैंने इसको क्या मान के किया बेटा, फाइनाइट मान के किया है, और मेरा आंसर मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या कर दो नन ऑफ दीज, क्योंकि एन है ही नहीं मेरे पास, इसमें किसी भी टर्म में एन नहीं आ रहा, इसका मतलब नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। अब की बार साफ साफ लिखा है इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा।
हाँ निकालो, बाकी हो गया आपका भी डन। एक बार करके देख लो। ए की वैल्यू कितनी है 1 और आर की वैल्यू 2/3, तभी वो फॉर्मूला मानना है। अज्यूम, बाकी अजम्पशन मेरा यहां भी ठीक था, कोई गलत नहीं था, लेकिन हमें मानना खुद से नहीं है। इनफाइनाइट में ये फिर एन नहीं लिखेगा, तो आपको देख लेना है कि इसने n-1 भी लिखा है, तो दैट मीन्स ये n टर्म्स का ही करवा रहा है, इनफाइनाइट का नहीं करवा रहा, तो इसको फाइनाइट मान के करना है। हाँ एग्जाम में भी लिखा हुआ आएगा, फिर n लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहां अगर डॉट लगा के n टर्म्स कर देता है, तो अजम्पशन फिर नहीं लेना इनफाइनाइट का, फिर क्या मानना है, n टर्म्स का सम करना है। तो वो आप थोड़ा सा उस चीज पे ध्यान देंगे। थ्री आएगा बेटा, 1/3 नहीं। थ्री आएगा। The sum of first two terms of a GP is 5/3 and the sum to infinity of the series is 3. The common ratio is, देखो बहुत सिंपल सा इसने लॉजिक लगाना है। ये क्या बोल रहा है कि शुरू की जो दो टर्म्स है जीपी की, उसका सम है 5/3, और जो मेरे किसका सम है, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज का सम कितना दे रखा है 3। तो अब वो बोल रहा है आर बता दो मुझे, कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या होगी। जो ये बोल रहा है उसी से दिमाग लगाते हैं। पहले क्या बोला, फर्स्ट टू टर्म्स का सम है 5, ये हो गया, ये हमारी पहली इक्वेशन है। देन आफ्टर इसने बोला कि नहीं 5 ही तो है, अच्छा 5/3 है क्या, हाँ सॉरी 5/3। अब बाद में ये बोलता है कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम है 3। इनफाइनाइट का फॉर्मूला, अब ये इनसे हमें सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो ए कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या होगा 1+r 5/3। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 5/3 1+r, ये a की वैल्यू आ गई। इसमें से भी सेम ऐसे ही a की वैल्यू निकाल लो, 3 × 1 - r। दोनों a सेम ही तो होंगे बेटा, क्योंकि एक ही सीरीज की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, नंबर को इधर ले आओ। 5/9 इज इक्वल टू 1 - r² लिख सकते बेटा। a+b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो डायरेक्टली लिख दिया 1 - r²। r² इज इक्वल टू क्या होगा 1 - 5/9, r² इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू, इसलिए आंसर दोनों आएंगे बी बी और सी बी। इसने एक साथ प्लस माइनस नहीं दिया, तो हम दोनों आंसर ले सकते हैं, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी +2/3 एंड -2/3। हाँ तो वो बी और सी दोनों आ गए ना। पर एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा, बिकॉज एग्जाम में एक पे ही टिक कर सकते हो। तो इफ बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी ऐसा मिले तो कर सकते हो, वरना आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगता है अपने अकॉर्डिंग वो करिए ना, अगर कभी ऐसा हुआ बाय चांस। वरना ये आंसर कैसे देगा बेटा, +-2/3, दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि उसमें दोनों आ जाएंगे आपके। अब देखो इफ पी क्यू एंड आर आर इन एपी, अगर पी क्यू और आर तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी और एक्स वाई जेड जीपी में है, तो x की पावर q - r, y की पावर r - p और z की पावर p - q इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी। कैसे पुट, किसको किस में किया, ऑप्शन से करके देखा है।
ऑप्शन में क्या मतलब, ये वाले इसमें कैसे पुट करोगे? अच्छा, अज्यूम करके और फिर उसके बाद किया है, ठीक है। एक्स वाई जेड आर इन ईपी एंड पी क्यू आर इन जीपी, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन एंड वी नीड टू सॉल्व दिस वन टू फाइंड द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन निकालना है, एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी और जेड की पावर पी माइनस क्यू। इसका अगर क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? एक्स वाई जेड किस में है? जीपी में। और पी क्यू आर किस में है? और पूछा किसकी वैल्यू है? एक्स की पावर इसकी वैल्यू हमें पूछिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले देखो, इफ द टर्म्स आर इन एपी, अगर कोई भी टर्म एपी में होती है, तीन टर्म्स, तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टू टर्म्स प्लस करके डिवाइड बाय टू, ये निकाल सकते हैं हम। तो इसी से हम इसको निकाल लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? P प्लस आर अपॉन टू। ये बाय रूल हमने निकाला है इसकी कौन सा? मीन, अरिथमेटिक मीन जिसको बोलते हैं। ऐसे ही हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर दो? अंडर रूट कर दो। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, ये क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। ये मैंने इसका निकाल लिया ज्योमेट्रिक मीन, और ये मैंने निकाल लिया इसका अरिथमेटिक मीन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन दिस, अब उसमें वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास में वैल्यू किसकी है? क्यू की। क्यू की वैल्यू है ना बेटा पी प्लस आर अपॉन टू, तो एक्स पी प्लस आर अपॉन टू माइनस आर। अब मेरे पास y की वैल्यू है, पर y की वैल्यू क्या होगी वो देखो। y की वैल्यू होगी एक्स जेड का अंडर रूट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। ये भी लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स जेड की पावर 1/2, एक्स जेड की पावर 1/2 इंटू आर माइनस पी। और फिर उसके बाद p माइनस p प्लस आर अपॉन टू, ये रख दी मैंने वैल्यूज। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। मैं पूरा सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, पर ये आएगा यही। आप एलसीएम लेंगे 2 और ये क्या आ जाएगा? p माइनस आर अपॉन टू। इन दोनों को ब्रेक करते हैं, ये पावर इसकी भी मानी जाएगी, इसकी भी मानी जाएगी। तो क्या लिखेंगे? x की पावर r माइनस पी अपॉन टू और z की पावर r माइनस पी अपॉन टू। और यहां पे z की पावर क्या आएगा? 2p माइनस पी और माइनस का r अपॉन टू। अब देखो, जो पावर मल्टीप्लाई में होती है वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। इनको ऐड करेंगे, x की पावर p माइनस आर अपॉन टू प्लस आर माइनस पी अपॉन टू, z की पावर r माइनस पी अपॉन टू प्लस p माइनस आर अपॉन टू। जब इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे बेटा, तो r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, यहां भी सेम यही होगा। तो x की पावर 0, z की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नहीं, सिंपल सा तो है, आप अज्यूम करके करोगे। इक्वेशन चैप्टर्स, हाँ सभी चैप्टर्स अच्छे। मैथ्स में बुरा क्या होता है? मैथ्स तो पूरी ही अच्छी है ना? मैथ्स तो अच्छी होती है ना? वो आप लोग भी, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, वो तो नहीं बोलते। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 7070। तीन नंबर्स का सम दे रखा है 70।
इफ द टू एक्सट्रीम्स बाय मल्टीप्लाइड ईच बाय 4, दो एक्सट्रीम टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, एंड द मीन बाय 5, और मीन टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करना है। द प्रोडक्ट्स आर इन एपी। फिर जो प्रोडक्ट आएंगे वो भी किस में होने चाहिए? एपी में होने चाहिए। अब की बार एपी में होने चाहिए, पहले किस में चाहिए थे? जीपी में, अब एपी में चाहिए। द नंबर्स आर, तो वो नंबर कौन कौन से बताओ? ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से कर लो। अब देखो 10, 20 और 40 जीपी में है क्या बेटा? है, बिल्कुल सही है। 10, 20 और 40 2 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ये भी जीपी में है, इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो क्या आ जाएगा? मतलब 1 अपॉन करके कर लो। तो ये दोनों जीपी में। अब इन दोनों में वो चीज जो बोल रहा है अप्लाई करके देखो कि वो पॉसिबल है क्या। देखो एक्सट्रीम टर्म कौन सी है, मीन टर्म कौन सी है, वो आइडेंटिफाई करो। देखो इसको ले लेते, इस वाले ऑप्शन को, बाकी को एक बार रहने देते। ये दो एक्सट्रीम टर्म्स है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या एक्सट्रीम टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 40 ये मल्टीप्लाई किया, और मीन टर्म को किससे करना है? 5 से। तो क्या हो जाएगा? 100। अब देखो बेटा ये एपी में है या नहीं है? है। 100 माइनस 40 60, 160 माइनस 100 60। तो इसका मतलब ये भी सही है। पर फिर ये क्यों नहीं सही है? ये भी तो वही है, बस ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर मान लेंगे, इसको असेंडिंग माना तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेटर है। हाँ, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें दो दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। हाँ, ज्यादातर में नन ऑफ दीज यूज कर रहा है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 15। तीन नंबर्स जो एपी में उनका सम कितना है? 15। 1, 4 and 19 be added to them respectively. The results are in GP. The numbers are. पहले वैसे ही निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 5। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 5। कैसे? ए माइनस आर प्लस ए प्लस आर इज इक्वल टू 15। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब 5 मिड में कौन से में बेटा? बी। नहीं बेटा, बी और सी क्यों आएगा? सी क्यों आएगा इसमें? सी कहां है? ऑप्शन बी ले लिया मैंने, बीच में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 2, 5 और 8 मैंने ले लिया कि ये मेरा तीनों टर्म हो सकती है। अब जो ये बोल रहा है उसको करके देख लो। इसमें कितना ऐड करना है? 1, तो ये क्या बन जाएगा? 3। इसमें और ये, तो अब ये जीपी बन गई कि नहीं बन गई? बन गई ना। कॉमन रेशियो क्या रहा? 3। तो अब ये जीपी बन चुका है। एक बार ऑप्शन ये वाला भी चेक कर लेते हैं, ये भी बन रहा होगा तो हम दोनों आंसर लगा सकते हैं। पहली चीज तो देखो कि ये एपी तो है क्या? एपी है। 5 माइनस 26, 21 माइनस का, माइनस 16 माइनस 5, फिर 21 आ रहा है। इसका मतलब जीपी तो है, सॉरी एपी तो है। जीपी बन जाएगी क्या इसको करने से? करके देखते हैं। 27, 9 और 3, यस बन रही है। तो इसका मतलब ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर, दोनों करेक्ट आंसर है। ये जीपी बन रही है, वो भी जीपी बन रही है, तो इसका मतलब दोनों आंसर आपके ठीक है। समझ आ गया? गिवन एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ये बोला गया कि एक्स वाई जेड तीनों किस में है? जीपी में। एंड एक्स की पावर पी इज इक्वल टू वाई की पावर क्यू इज इक्वल टू जेड की पावर इनफाइनाइट। नहीं, सिग्मा, सिग्मा, दिस इज सिग्मा। सीमा कहां से है? आपकी क्लास में कोई सीमा? सिग्मा है वो। हाँ, दिस इज सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज करते हो ना। स्टेटिस्टिक्स भूल गए क्या? 11 12 में भी तो पढ़ी है। नहीं,
11 12th में आपके, अच्छा मैथ्स के साथ स्टेट्स नहीं, तो अकाउंट्स के साथ कुछ नहीं आता स्टेट्स का पार्ट। अच्छा 10th तक ही पढ़ी है, हाँ तो कोई बात नहीं ना, आप भी पढ़ोगे ना स्टेटिस्टिक्स, तब आ जाएगी, पढ़ाने दोगे तब ना। एक्स की जेड की पावर क्या दे रखा है, सिग्मा, देन 1/p 1/q और 1/सिग्मा आर इन किस में होंगे ये? अब ये कैसे पता लगाए हम? इज देयर एनी वे? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इस चीज को पता लगा सके? क्या बोला है पहले उस पर फोकस करो। तीन चीजें जीपी में दे रखा है, तीन चीजें किस में दे रखी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब चीजें होती है तो मल्टीप्लिकेटिव्स में होती है, राइट? मल्टीप्लिकेटिव्स रहेंगे ना। अब जब ये टर्म्स होगी पावर, ये सोच के देखो, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो सकती है? तो ये बराबर होंगे क्या? असम्पशन लेना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। आप जैसे इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मान चुके हो, तो हम टर्म्स ले लेते हैं 3, 9 और 27, या फिर आप 1, 3 और 9 ले लो, ज्यादा इजी रहेगा। हाँ 1, 3 और 9, मैंने टर्म ले ली 1, 3 एंड 9 ले ली टर्म। अब हमें देखना है कि ऊपर वाली चीजें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या अरिथमेटिक में। तो देखो मैंने लिया 1, 3 और 9। अब अगर ऊपर हम पावर्स लेंगे तो पावर्स भी अगर मल्टीप्लिकेटिव्स में हुई, जैसे मैंने पावर भी ऐसे ही ले ली, क्या ये इक्वल हो सकता है? नॉट पॉसिबल, इट कांट बी इक्वल, ये इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो ऊपर वाली टर्म्स है वो जीपी में तो नहीं हो सकती। तो ऑप्शन क्या बचा? एपी, कि ये जो टर्म्स है वो एपी में हो सकती है, तो ये इक्वल आने की संभावनाएं रहेगी। अब आप एपी में कुछ भी अज्यूम करके देख लो, पर उतना करने की भी हमें जरूरत नहीं है। जब हमें ऑप्शन में जीपी और एपी में से एक चीज लेनी थी तो हमने कौन सा चूज कर लिया? एपी। हमें किससे पता चली ये कंडीशन? क्योंकि इसने क्या दे रखा है, इनको इक्वल दे रखा है बेटा। तो ये जो ऊपर वाली चीज है ना, ये कभी भी जीपी में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रही तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी तो ये बराबर कैसे आएगी? ये बराबर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जब ये एपी में हो। तो इसलिए अजम्पशन बेसिस पे हम आंसर क्या लगा देंगे? एपी लगा देंगे। आप करके देखना घर पे, फिर कल डिस्कस करेंगे। अभी 9वां क्वेश्चन है, टारगेट है कि 10 तक तो करें कम से कम। इफ द टर्म्स बी इन एपी, अगर ये टर्म्स एपी में है, नहीं होने वाला है ना, 4:30 तक ही तो है क्लास। एक्स की वैल्यू, क्या इसको मैं पूरा सॉल्व करूं? नहीं, ऑप्शन से, हमें ऑप्शन से देखना है। अगर एपी में होंगी तो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस बराबर रहेगा। अब देखो 7 रख के देखो, 14, 17 और 23 नहीं आ रहा कॉमन डिफरेंस। फिर रख के देखो 10, तो 20 और 20, ये तो दो टर्म्स बराबर आ गई, ये तो एपी को फॉलो ही नहीं कर रही, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब रखते हैं 6, 6 रखा तो 12, फिर 16, फिर 20, 12, 16 और 20, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। तो इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इफ ए बी द अरिथमेटिक मीन, ए अरिथमेटिक मीन है किसका? टू पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज एक्स एंड वाई। अरिथमेटिक मीन कितना है? ए। किसी भी दो क्वांटिटीज का अरिथमेटिक मीन बोल रहा है ए है, और उनका ज्योमेट्रिक मीन कितना है? जी। तो कौन सा ज्यादा आएगा? सोच के देखो, अरिथमेटिक मीन ज्यादा आएगा, क्योंकि जो ज्योमेट्रिक मीन है उसमें अंडर रूट करते हम, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करते, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए विल बी ग्रेटर देन जी, ए जी से ज्यादा रहेगा। क्लियर है? देखो अब जो क्वेश्चन है हमने 10 तक कर लिए, बाकी के क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, वरना नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।